नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज फिर से राजस्थान हिस्ट्री संबंधित एक टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से, टॉपिक का नाम है राजपूतों की उत्पत्ति और राजवंशों का इतिहास। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं राजस्थान ज्योग्राफी पूरी करवा चुका हूँ और उसके जो वीडियो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अगला हिस्ट्री का अगला वीडियो है आज के हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। दोस्तों, नैनचंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ एक नया क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो रहा है दोस्तों कि नैनचंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो हमीर महाकाव्य। ठीक है, और यहाँ जो आंसर पूछा है वो पूछा है इन दोनों की शर्त के आधार पर कि नैनचंद्र सूरी के द्वारा रचित और हमीर महाकाव्य, इसमें राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है कि इस महाकाव्य के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसके अनुसार किससे हुई है, सूर्य से। दोस्तों, हमीर महाकाव्य नामक ग्रंथ के लेखक नैनचंद्र सूरी हैं और इसी ग्रंथ में उन्होंने बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, सूर्य से हुई है। इनका मानना था कि ये जो मेवाड़ राजवंश है, इस मेवाड़ राजवंश में राजकीय जो चिन्ह है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवाड़ राजवंश में राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह भी क्या है, इनका सूर्य है। इसलिए माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति इस ग्रंथ के अनुसार सूर्य से हुई है। ठीक है, और यही जो सूर्य राजकीय चिन्ह जो सूर्य है, ये उनका क्या है, मेवाड़ के शासकों के मुकुट की शोभा बढ़ाता है, यही है। तो यही पहचान है इनकी। नैनचंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से हुई मानी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के युग को राजपूतों का काल कहा था? कि इनमें से कौन सा इतिहासकार ऐसा है जिसने ये बताया कि 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का समय जो है वो किसका काल रहा है, राजपूतों का काल रहा है? तो ये बताया है विसेंट स्मिथ ने। किसने बताया है? विसेंट स्मिथ ने बताया कि 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य राजपूतों का काल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के पश्चात भारत में अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ? कि इनमें से कौन हिंदू सम्राट जिसकी मृत्यु के बाद भारत में अनेक क्षेत्रीय राजवंश पनप उठे, क्षेत्रीय राजवंशों की उत्पत्ति हुई, तो वह कौन? हर्षवर्धन। वह हिंदू सम्राट हर्षवर्धन है जिसकी मृत्यु के बाद भारत में अनेक क्षेत्रीय राजवंशों की उत्पत्ति हुई या उनका क्या हुआ, उदय हुआ है। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन जो है इसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई है। ठीक है, और उसके बाद में राजनीतिक सत्ता का अभाव हुआ और इसी समय अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का जन्म होता है, या उसी बात का फायदा जो है अनेक क्षेत्रीय राजवंशों के द्वारा उठाया गया। ठीक है, उसके बाद में क्षेत्रीय राजवंशों में बंगाल, कन्नौज, मालवा, बुंदेलखंड और विभिन्न जो राजपूत जो क्षेत्र हैं वो इसमें प्रमुख है। ठीक है, तो वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्षेत्रीय राजवंशों की उत्पत्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौन? कौटिल्य। दोस्तों, कौटिल्य का नाम एक और जो है चाणक्य। नाम क्या है? चाणक्य। यहाँ कौटिल्य के स्थान पे नाम क्या आ सकता है? चाणक्य भी आ सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौटिल्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजपूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? अब एक क्वेश्चन यहाँ भी आपका तैयार हो रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि कौन था? कौटिल्य यानी चाणक्य। या अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो कौटिल्य या चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, इस अर्थशास्त्र में लिया कि राजपूतों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? तो राजपूतों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया। यानी कौटिल्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजपूतों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ करवाया गया? कि गुरु वशिष्ठ जो है उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन करवाया गया, और ये यज्ञ का आयोजन कहाँ करवाया गया? तो ये करवाया गया माउंट आबू में। और माउंट आबू दोस्तों कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, तो वहाँ एक वशिष्ठ कुंड था और गुरु वशिष्ठ का वहाँ आश्रम था, और उसी आश्रम में वहाँ पर एक यज्ञ का
आयोजन करवाया गया जिससे मानी गई है कि किसकी उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई। ये क्वेश्चन पहले बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कि निम्न में से कौन है जिसने ये कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। इनमें से वह कौन है, तो वह कर्नल जेम्स टोड है, घोड़े वाले बाबा। राजस्थान इतिहास के प्रमुख व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। और इतिहास में इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं कि इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो क्वेश्चन है, किसने सूर्य से बताया है, किसने विदेशी से बताया है, किसने यज्ञ से उत्पन्न हुआ बताया है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ आपको बता दिए। कर्नल टोड तो ये कहता है कि विदेशी जातियों से हुई है, गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ से उनको उत्पन्न होना माना, और नैनचंद्र सूर्य हमीर महाकाव्य है उसके अनुसार इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, सूर्य से हुई है। ठीक है, चलो दोस्तों हम बात करते हैं। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड है उसकी एक पुस्तक है जिनका नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का नाम है, और उसी पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया था कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत योद्धा अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ। कि इनमें से कौन सा योद्धा जो है ये अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ है, वह कौन है। तो दोस्तों चंदेल जो है, ये चंदेलों की उत्पत्ति अग्नि से नहीं हुई मानी जाती है, कि इनकी उत्पत्ति अग्नि से नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न अंतिम व चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन सा था। एक राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है जिसका नाम है अग्निकुंड का सिद्धांत। इसके अनुसार उत्पन्न अंतिम और चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन, तो वह कौन है, चौहान। कौन है, चौहान जो है ये अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न अंतिम और चौथे वीर राजपूत योद्धा है। ठीक है, तो वो कौन है, चौहान शासक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति मानते थे। कि गुर्जर प्रतिहार जो लोग हैं वो अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो इनमें से किससे मानते हैं, तो उनका गुर्जर प्रतिहारों का मानना है कि हमारी उत्पत्ति किससे हुई है, लक्ष्मण से हुई है। तो उनका मानना है कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति लक्ष्मण से हुई है, ये इन लोगों का मानना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक। एक ये भी ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ जा चुका है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, जयानक। ठीक है, जयानक ने चौहानों को निम्न में से किसका वंशज बताया। ये अब चौहानों के से संबंधित क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक ने मानना है कि चौहानों के निम्न में से किसका वंशज बताया है, तो चौहान जो है ये सूर्यवंशीय है। किसके अनुसार, पृथ्वीराज विजय के जयानक के अनुसार जो है के अनुसार चौहान जो है ये सूर्यवंशीय वंशज है, सूर्य के वंशज बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, घटियाला शिलालेख से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है। कि ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इन चारों ऑप्शन में से घटियाला शिलालेख निम्न में से किसकी जानकारी देता है। इनमें से किसकी जानकारी घटियाला शिलालेख से मिलती है, तो वह कौन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी है वो घटियाला शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए शिलालेखों से संबंधित जो सभी क्वेश्चन कि घटियाला शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है मैंने अभी मेरे पीछे की वीडियो में दिए हैं। 50 और 51 नंबर जो वीडियो है वो किससे संबंधित है, वो शिलालेखों से संबंधित है। तमाम शिलालेख जो राजस्थान में प्राप्त हुए हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो मैंने वीडियो नंबर जो हमारा 50 और 51 का है वो शिलालेख से संबंधित है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया है। कि इनमें से कौन सा शिलालेख ऐसा है जिसमें चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। ठीक है, तो कौन से शिलालेख में है, तो इनमें से बिजोलिया जो शिलालेख है यह बताता है कि चौहान शासक वत्स गोत्रीय क्या है, ब्राह्मण है। वत्स गोत्रीय क्या है, ब्राह्मण है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मणों से उत्पन्न विशुद्ध ब्राह्मण माना है। फिर से क्वेश्चन राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है और इनमें से एक इतिहासकार ऐसा है जो राजपूतों को विदेशी ब्राह्मणों से उत्पन्न विशुद्ध ब्राह्मण माना है, तो वह कौन है, डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर एस एन भंडारकर जो है इतिहासकार जो है, इनका मानना है कि राजपूत जो है ये विदेशी ब्राह्मणों से उत्पन्न विशुद्ध ब्राह्मण है। ठीक है, तो ये किनका मानना है, डॉक्टर भंडारकर का
मानना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर भंडारकर। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में कछुआ शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया? कि इनमें से कौन सा शिलालेख ऐसा है जिसमें कछुआ, आमेर के जो कछुआ वंश है, कछुआ जो शासक हैं, उनको रघुकुल तिलक कहा गया है? तो इनमें से कौन है? तो वह है आमेर का शिलालेख। कौन सा है? आमेर के जो शिलालेख हैं उनमें कछुआ शासक, जो आमेर के कछुआ वंश है, उसको रघुकुल तिलक की उपाधि दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया? कि इसमें रघुकुल राजपूत कौन से? आमेर के कछुआ जो वंश है, आमेर के कछुआ वंश जो है उनको रघुकुल तिलक कहा गया है। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा राजपूत ऐसा है जिसने सबसे पहले उन राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किया गया? तो वह कौन है? वह राजशेखर है। कि राजशेखर जो है, इस इतिहासकार का मानना है कि इन्होंने सबसे पहले ही राजपूतों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? रघुकुल शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य मत है। अब मैंने आपको राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कम से कम 4-5, कोई विदेशी ब्राह्मणों से, कोई विदेशी जातियों से है, कोई सूर्य से, कोई अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानता है। अब यहाँ इन सभी के लिए एक क्वेश्चन तैयार होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य मत, कि ये जो आपके सामने 4 मत, कुछ कहते हैं कि प्राचीन वैदिक क्षेत्रियों की संतान है, कुछ लोग ये कहते हैं कि विदेशी जातियों की संतान, जैसे कर्नल जेम्स टोड ने कहा है सूर्य सिद्धांत से उत्पन्न, जैसे हमने कहा कि नैनचंद सूर्य द्वारा हमीर महाकाव्य में इनकी उत्पत्ति किससे मानी? सूर्य से मानी। अग्निकुंड के सिद्धांत से संबंधित। तो इनमें से सबसे सही आप जो है मत कौन सा है? तो दोस्तों इन सभी में सबसे जो सही जो मत है वो है प्राचीन वैदिक क्षेत्रियों की संतान है, कि राजपूत जो है वो प्राचीन वैदिक क्षेत्रियों की संतानें मानी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने राजपूतों को वैदिक क्षेत्रियों की संतान कहा? अब अभी जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा है उसने माना कि राजपूत जो है वो प्राचीन वैदिक क्षेत्रियों की संतान है। ये कथन सबसे ज्यादा सही है। तो ये बात सबसे पहले बताई किसने? की निम्न में से कौन से लोगों ने ये कहा कि राजपूत जो है ये वैदिक क्षेत्रियों की संतान है? ये बात किसने बताई? तो सीवी वैद्य और डॉक्टर ओझा जो है, डॉक्टर हीराशंकर जो ओझा है, इन ओझा और सीवी वैद्य का मानना है कि राजपूत जो है ये वैदिक क्षेत्रियों की संतान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहासकार में सबसे अधिक शासन करने वाला लोकप्रिय राज्य कौन सा था? राजस्थान के इतिहासकारों में सबसे अधिक शासन करने वाला लोकप्रिय राज्य कौन सा था? तो इनमें से मेवाड़ जो है ये सबसे ज्यादा शासन करने वाला लोकप्रिय राज्य रहा है। ठीक है, क्योंकि विश्व के अनेक राज्यों में मेवाड़ और प्राचीन लोकप्रिय राज्य इसे माना गया है। जिस राज्य के शासकों ने एक ही क्षेत्र पर रहकर लंबे समय तक शासन किया हो और जिनका श्रेय प्राप्त है वो किसको है? मेवाड़ को ही है। मेवाड़ राज्य का विस्तार या रियासत जो है वो राजपूताने की सबसे प्राचीन रियासत मानी गई है। कि मेवाड़ जो है ये राजपूताने की सबसे प्राचीन रियासत अगर पूछी जाए तब भी कौन है? मेवाड़ को ही कहा जाएगा। ठीक है, और इसी राज्य के इतिहास में सबसे अधिक विस्तृत, सबसे बड़ा जो इतिहास है वो भी किसका माना जाता है? मेवाड़ का ही माना जाता है। इसीलिए देखिए प्राचीन है, इसी के साथ ये विस्तृत भी है, इसी वजह से इसको लोकप्रिय शासनकार का कहा इतिहासकारों ने, इसे सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो वह कौन है? मेवाड़ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे सीवी प्रागवाट मेदपाट के नाम से जाना जाता है? आपके सामने 4, ये हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन क्षेत्रों के जो नाम हैं उससे संबंधित यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन है जिसे सीवी कहा जाता है, प्रागवाट कहा जाता है, मेदपाट कहा जाता है? तो दोस्तों वह कौन है? वह मेवाड़ है। वह कौन है? मेवाड़ जो है उसका ही, मेवाड़ के उस क्षेत्र का ही जो प्राचीन नाम है वो सीवी, प्रागवाट और क्या कहा गया है? मेदपाट के नाम से इनको पहचाना गया है। इस प्रकार का समस्त भूभाग जो है ये उदयपुर, वर्तमान की अगर हम बात करें तो उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो सीवी, प्रागवाट, मेदपाट और उसे कहा गया है क्या? मेवाड़। ठीक है, सबसे प्राचीन रियासत वाला भाग। अगला क्वेश्चन, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, यह कथन किस राजवंश के लिए प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन सा राजवंश ऐसा है जिसके संबंध में कहा जाता है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, वह कौन सा राजवंश है? तो दोस्तों वह मेवाड़ का गुहिल वंश है। वह कौन सा है? मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसके संबंध में
एक लाइन काम में ली जाती है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। मतलब राजपूताना की इस पावन भूमि पर मेवाड़ राज्य के शासकों ने अपने धर्म के लिए कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया, कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। किसके लिए? कि राजपूताने की जो पावन भूमि है, ये मेवाड़ की जो भूमि है, इसमें केवल मेवाड़ के ही शासक ऐसे हैं जिन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ के शासक अपनी स्वतंत्र प्रियता के लिए जाने जाते हैं। इसी कारण से मेवाड़ के राजकीय जो संग्रहालय पर मेवाड़ के शासकों के संबंध में लिखा हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। इसी वजह से इनका मेवाड़ का जो संग्रहालय है, जो राजकीय संग्रहालय है, उस पर यह लाइन लिखी हुई है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। क्योंकि ये जितनी भी रियासत है, राजपूताने की जो पावन धरती है, इसमें केवल मेवाड़ ही ऐसा है जिसने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। इसके शासकों ने कभी अपने धर्म के लिए झुकना स्वीकार नहीं किया। इसी वजह से ये लाइन इनके लिए महत्वपूर्ण रही है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजपूताना की 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? कि इनमें से राजपूताने की कुल रियासत कितनी? 19। उन सभी में सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन कौन है? तो कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सबसे प्राचीन, पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मेवाड़ है। मेवाड़ रियासत सबसे पुरानी है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कि इनमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वह है बप्पा रावल। बप्पा रावल जो है ये मेवाड़ के गुहिल वंश के कौन है? वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों, गुहिल वंश का प्रारंभिक शासक जो है उन किनको माना गया है? गुहादित्य था। कौन था? अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुहिल वंश का प्रारंभिक शासक कौन था, तो कौन था? गुहादित्य था, जिसने 566 ईस्वी में मेवाड़ में इस राजवंश की स्थापना करी। ठीक है। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने इस राजवंश को सुदृढ़ता प्रदान की है। क्या प्रदान की है? सुदृढ़ता प्रदान की है। इसी कारण से वास्तविक संस्थापक जो है वो किनको माना गया है? बप्पा रावल को। देखिए, दोनों बातें आपको बताई यहां पर कि गुहिल वंश का प्रारंभिक शासक कौन था? गुहादित्य। कब? इसने 566 ईस्वी में मेवाड़ में इस राजवंश की, कौन से? गुहिल राजवंश की स्थापना करी। लेकिन क्या है? लेकिन 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने इस राजवंश, कौन से राजवंश को? गुहिल राजवंश को सुदृढ़ता प्रदान करी, और सुदृढ़ता प्रदान करने के कारण ही बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक माना गया। देखिए, अगर वास्तविक नाम नहीं आए और ये पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक है, तब तो क्या आ जाएगा? गुहादित्य। अगर शब्द जुड़ा हुआ है क्या? वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कौन आएगा? बप्पा रावल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का बप्पा रावल निम्न में से किसका परम भक्त था? मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक, मेवाड़ के गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन? बप्पा रावल। ये इनमें से किसके? ये 4 ऑप्शन, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान राम, इसमें से वो किसके भक्त थे? तो वह कौन थे? वो शिव के भक्त थे। बप्पा रावल जो है, जो मेवाड़ के गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ये कौन से भगवान के? भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हरित ऋषि के आशीर्वाद से किस मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे भी जा चुके हैं कि हरित ऋषि जो है उसके आशीर्वाद से किस मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई है? तो वह कौन है? किसे प्राप्त हुई है? तो वह कौन है? बप्पा रावल है, जिसे हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति हुई है। हरित ऋषि नामक एक व्यक्ति जो है, ये कौन? एकलिंग जी नाम आपने सुना होगा। एकलिंग जी महाराज के पुजारी थे। कौन? हरित ऋषि जो है, हरित ऋषि है। हरित ऋषि नामक व्यक्ति एकलिंग जी महाराज के पुजारी है। ये इनके पुजारी थे। और बप्पा रावल जो है वो किनको? हरित ऋषि को अपना गुरु मानते थे। किसको? हरित ऋषि को गुरु मानते थे। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा को क्या मिला है? मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई। ठीक है। अब दोबारा सुन लीजिए एक बार कि हरित ऋषि नामक व्यक्ति किनके पुजारी थे? एकलिंग जी के। ठीक है। बप्पा रावल जो है वो किसको गुरु मानते थे? हरित ऋषि को अपना गुरु मानते थे।
ठीक है, इसी वजह से हरित ऋषि ने आशीर्वाद दिया किनको, बप्पा रावल को, और उसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप उनको कौन सा राज्य मिला, उसे मेवाड़ राज्य मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बप्पा रावल ने एकलिंगजी मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एकलिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया किसने, तो किसने करवाया, बप्पा रावल ने। कहाँ बनाया, तो ये कैलाशपुरी में इसका निर्माण करवाया है। बप्पा रावल ने एकलिंग जी भगवान को प्रसन्न रखने के लिए कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया। और ये कैलाशपुरी जो है, ये आपसे पूछ लिया जाए कि कैलाशपुरी कहाँ स्थित है, तो ये वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये उदयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, चित्तौड़ के किस राजा को परास्त कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ के कौन से राजा को हराकर बप्पा रावल ने किस पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो मौर्य वंशीय राजा मान जो हैं, इनको हराकर बप्पा रावल ने किस पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल को निम्न में से किसे मेवाड़ की राजधानी बनाया। कि बप्पा जो रावल हैं उन्होंने किनको मेवाड़ को राजधानी कब बनाया, मेवाड़ की राजधानी बनाया, तो किसे बनाया, नागदा को बनाया है। ठीक है, तो बप्पा रावल ने निम्न में से किसे मेवाड़ की राजधानी बनाया, तो नागदा जो उदयपुर में स्थित है उसे अपनी राजधानी, मेवाड़ की राजधानी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। बप्पा रावल की समाधि नागदा में स्थित है, बात बिल्कुल सही है, हमें गलत कथन छांटना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बप्पा रावल की समाधि कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, नागदा में, बात बिल्कुल क्या है, सही है। नागदा में भगवान विष्णु को समर्पित सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है, ये बात भी बिल्कुल क्या सही है। नागदा उदयपुर में भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है जिसका नाम है सहस्त्रबाहु मंदिर, सास बहू का मंदिर। तीसरा ऑप्शन, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बप्पा रावल के शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण किया, ये बात क्या है, गलत है, हमें गलत कथन छांटना था। सी ऑप्शन क्या है, गलत है। गलत क्यों है, कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने जैत्र सिंह के शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण किया था, बप्पा रावल के शासनकाल में नहीं। किसके समय, जब यहाँ का शासक कौन था, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के समय पर उन्होंने मेवाड़ पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, और जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच हुए युद्ध को एक युद्ध का नाम भी दिया जाता है जिसको अपन क्या कहते हैं, भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, कि भूताला का युद्ध किनके बीच हुआ, तो भूताला का युद्ध है वे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य होता है, और उसी समय मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत कथन छांटना था, क्योंकि यहाँ पर दिया था, ऑप्शन में दिया हुआ था कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बप्पा रावल के शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण किया, ये बात बिल्कुल गलत है। आक्रमण तो जैत्र सिंह के शासनकाल के समय किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था। अब एक नए टाइप का क्वेश्चन है कि मेवाड़ में सिसोदिया वंश है, उसका पहला शासक कौन था, तो राणा हमीर जो है ये सिसोदिया वंश का पहला शासक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा सिसोदा गांव, कौन सा गांव है, सिसोदा गांव के ठाकुर थे राणा हमीर। कौन थे, राणा हमीर सिसोदिया वंश के प्रथम शासक माने जाते हैं। कि मेवाड़ में सिसोदा गांव के एक ठाकुर थे जिनका नाम राणा हमीर था, और यही सिसोदिया वंश के प्रथम शासक माने जाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा राणा हमीर जो हैं ये किन के पुत्र थे, ये अरि सिंह के पुत्र थे। किन के पुत्र थे, अरि सिंह के पुत्र थे, जिन्होंने अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर मेवाड़ के केलवाड़ा नामक स्थान को मुख्य केंद्र बनाया। मेवाड़ का कौन सा स्थान है, केलवाड़ा नामक जो स्थान है उसको अपना मुख्य केंद्र बनाया। तो वह कौन है, राणा हमीर, जो मेवाड़ में सिसोदिया वंश के प्रथम शासक माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासन काल में हुआ है। मंगोल आक्रमणकारी कौन, चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर जब हुआ तो उस समय यहाँ किनका शासन माना गया है। तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के आक्रमण के समय मेवाड़ पर जो शासन था वो किसका था, जैत्र सिंह का। जैत्र सिंह उस समय वहाँ के शासन कर रहे थे। उसी समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ने भी आक्रमण किया था। जैत्र सिंह के अंतिम शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद का भी आक्रमण हुआ था।
ठीक है, तो इस केस में देखिए इल्तुतमिश ने भी आक्रमण किया, तब कौन था? जैत्र सिंह। मंगोल का आक्रमणकारी चंगेज खां, तब भी कौन था? जैत्र सिंह। और दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद थे, उस समय भी कौन था? जैत्र सिंह था। तो ये तीनों बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहिए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।